बेटा, मुझे कुछ बात करनी है। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तो मुझे डॉक्टर के दिखा ला। अब तो हाथ पैर भी काम नहीं करते हैं, शरीर में भी ढीलापन सा रहता है। कमला जी ने अपने बेटे अनिल से कहा, लेकिन अनिल तो अपने ऑफिस के काम में लगा था और लैपटॉप पर नजरें गड़ाए हुए था। अपनी माँ की बात सुनकर भी वो सुन नहीं रहा था। 5 मिनट तक कमला जी उसकी ओर आशा भरी दृष्टि से देखती रहीं, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। तभी अंदर से अनिल की पत्नी रीना बाहर आती है। ओह, आप फिर से बाहर आ गईं। आप अपने कमरे में अच्छे से बैठ नहीं सकती हैं क्या? आपको दिखाई नहीं देता वो ऑफिस का जरूरी काम कर रहे हैं, लेकिन आपको तो बस परेशान करने का मौका चाहिए। मैं आपसे पूछती हूँ, बार बार आकर इन्हें परेशान करना जरूरी है क्या? अगर किसी काम को बोलो तो कहेंगी कि हाथ पैर में दर्द है और यूं दिन भर घर में घूमती रहेंगी। अब ये ऑफिस का काम करेंगे या आपकी सेवा में बैठे रहेंगे? ससुर जी तो हमारे लिए कोई खजाना नहीं छोड़कर गए हैं। अब इनकी कमाई से ही घर चलता है, तो इन्हें चैन से काम करने दो। रीना का गुस्सा देखकर कमला जी चुपचाप अपने कमरे में जाकर अपनी चारपाई पर लेट गई। अब दर्द के मारे नींद भी नहीं आती है। एक तो दर्द, उस पर बुढ़ापे का शरीर, नींद आंखों से गायब हो रही थी। अनिल सुबह भी जल्दबाजी में रहता है और शाम को आकर ही अपने लैपटॉप में लग जाता है। आखिर अपनी पीड़ा किससे कहूँ? कमला जी सोचती हैं कि जब बेटे को ही फुर्सत नहीं है तो बहू से ही क्या उम्मीद करूं। कमला जी की आंखों के कोर गीले हो गए, शरीर भी साथ नहीं देता है और उनका बेटा भी उनसे दूर हो गया था। उसे अपनी बूढ़ी माँ की जरा भी परवाह नहीं थी। वो अपने ऑफिस, घर, बच्चों की दुनिया में ही व्यस्त रहता था। माँ तो उसकी दुनिया में आती ही नहीं थी। अगली सुबह कमला जी बिस्तर पर दर्द से कराहती रहीं और सुबह के 10 बज गए, पर किसी ने चाय नाश्ते के लिए नहीं पूछा। आज तो रविवार था, सभी देर तक सोते हैं, पर 8 बजे तक तो उठ ही जाते हैं। कमला जी धीरे धीरे हिम्मत करके उठी और फिर कमरे से बाहर गई तो देखा अनिल अपने बच्चों के साथ समोसे जलेबी का नाश्ता कर रहा था। कमला जी से किसी ने खाने के लिए नहीं पूछा था। उन सबको खाता देख कमला जी को बुरा लगा। फिर पानी पीने रसोई की तरफ चली गई तो फ्रिज का ही पानी था। कमला जी को डॉक्टर ने फ्रिज का पानी पीने के लिए मना किया था। जब कमला जी ने बहू से मटकी में पानी रखने को बोला तो रीना बोली, मम्मी जी, मटकी रखना झंझट का काम है और वैसे भी मुझे रसोई में मटकी रखकर अपनी रसोई की शोभा खराब नहीं करनी है। कमला जी को उनके बेटे बहू ने पानी के लिए भी तरसा दिया था। एक बार उन्होंने टोक दिया तो रीना बोली, मम्मी जी, हमारे साथ रहना है तो अपने नखरे छोड़ दीजिए। आजकल सब फ्रिज का ही पानी पीते हैं, फिर मटकी रखो तो पूरे रसोई की शान खराब हो जाएगी। अब पानी ही तो पीना है, वो चाहे मटकी का पियो या बोतल का, क्या फर्क पड़ता है। वो पानी लेकर बाहर आ गई और फिर से अनिल से बोली, अनिल, मुझे डॉक्टर के दिखा दे, तबीयत सही नहीं लग रही है। ये सुनते ही अनिल भड़क गया और गुस्से में चिल्लाने लगा, ये क्या एक ही रट लगा रखी है? आखिर बुढ़ापे का शरीर है, ये छोटे बड़े दर्द तो लगे ही रहते हैं। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं आपको डॉक्टर के यहाँ ही ले जाता फिरूंगा। अब डॉक्टर की फीस भी कितनी महंगी है, देखने से पहले तो 100 तरह के टेस्ट लिख देगा, वो कराओ।
फिर दुनिया भर की दवाइयाँ लिख देगा। अब थोड़ा सहन करना भी सीखो। घर का खाना खा रही हो, और क्या चाहिए। कमला जी इतना गुस्सा देखकर सहम गई। फिर से बोली, ठीक है बहू, मुझे बादाम और खसखस का दूध बना दे, थोड़ी शरीर में ताकत आ जाएगी तो चल फिर लूंगी। रीना ने अजीब सा मुंह बनाया। ये लो, हम तो कभी एक बादाम भी मुंह में नहीं रखते हैं। बादाम कितनी महंगी आती है। अब इस महंगाई में बच्चों को पढ़ाएं या सारे पैसे आपके दूध और बादाम पर खर्च कर दें। आपकी तो उम्र निकल गई है, पर हमें तो अपनी जिंदगी जीनी है और बच्चों का भी करियर बनाना है। ठीक है बहू, तो कुछ खाने को ही दे दे, सुबह से कुछ खाया नहीं है। रीना अंदर रसोई में गई और रात की बची रोटी और साथ में अचार लाकर दे दिया। कमला जी चुपचाप कमरे में आ गईं और उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उन्हें धीरे धीरे खाने लगी। खाते वक्त उनकी आंखें भर आईं, क्योंकि उन्होंने कभी इस तरह का खाना नहीं खाया था। उनके पति की ठीक ठीक कमाई थी। वो कपड़ों और गहनों से ज्यादा खाने पीने पर खर्च करती थी। उनका मानना था कि अच्छा खाएंगे तो शरीर चलेगा। गहने कपड़े तो रखे रहते हैं, पर शरीर तो हमेशा ही साथ चलता है। हमें सदैव अच्छा खाना चाहिए। कमला जी हमेशा रस की सब्जी में रोटियों को चूर कर खाती थी। इनसे उनका पेट अच्छे से भरता था। वो अपने पति और 2 बच्चों के साथ आराम का जीवन जी रही थी। उनकी बड़ी बेटी कविता की शादी पास के ही शहर में की थी, पर उसके पति की नौकरी विदेश में लग गई तो वो वहां पर चली गई। अनिल ने रीना से शादी करने को कहा तो उसकी शादी रीना से करा दी गई। रीना यूं तो दिखने में सही लगती थी, पर उसका व्यवहार इतना बुरा होगा वो ये सोच भी नहीं सकती थी। रीना जब भी बोलती कड़वा ही बोलती थी। वो सबके सिर पर सवार रहती थी और अपने ससुर जी को भी जवाब दे दिया करती थी। सास ससुर उसे फूटी आंख न सुहाते थे। ससुर जी को अचानक लकवे का अटैक आया और वो दुनिया से चले गए। पिता की मृत्यु पर बेटी कविता विदेश से आई थी और माँ को साथ चलने को कहा था, पर कमला जी ने मना कर दिया कि जब मेरे बेटे बहू हैं तो मैं बेटी के घर नहीं जाऊंगी, अब तो इन्हीं के साथ रहूंगी। कमला जी ने सोचा था कि अपने ससुर जी को खोने के बाद रीना में कोई बदलाव आएगा, पर वो तो और भी ज्यादा कड़वी हो गई। बेटे ने भी विधवा बूढ़ी माँ का दर्द नहीं समझा और बहू के बहकावे में आकर उन पर भी मानसिक अत्याचार करने लगा। एक दिन कमला जी मंदिर में पूजा कर रही थी और उन्होंने ईश्वर को प्रसाद चढ़ा दिया। उन्हें भूख लग रही थी और बहू है कि खाने को नहीं दे रही थी। उन्होंने कटोरी में रखा प्रसाद खा लिया। उन्हें प्रसाद खाता देखकर रीना ने कमरे में आते हुए देख लिया। ये देखते ही वो फिर से गुस्सा हो गई। मम्मी जी, आपको शर्म आनी चाहिए। आप तो प्रसाद ही चोरी करके खा रही हैं, तो और भी ना जाने क्या क्या खाती होंगी। मुझे तो पता ही नहीं था, तो आपको रसोई में ऐसे ही जाने देती थी, पर आज के बाद आप मेरी रसोई में कदम नहीं रखोगी और ना ही भगवान के मंदिर में प्रसाद चढ़ाओगी। इतना अपमानित होने के बाद आज कमला जी फूट फूट कर रोने लगी। उनसे आजकल भूख सहन नहीं होती थी। हर थोड़ी देर में भूख लगती थी। जब बहू ने देर तक खाने को नहीं दिया तो उन्होंने प्रसाद खा लिया। इस तरह रोज रोज के अपमान से वो परेशान हो चुकी थी, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि
उन्हें तो रहना बेटे बहू के साथ ही था। रीना उन्हें रसोई में खाना नहीं बनाने देती थी, पर बाहर के सारे काम वो करवाती थी। झाड़ू पोछा और बर्तन के साथ सब्जियां काटना, कपड़े सुखाना और कपड़े समेटना। अब इस उम्र में कमला जी थक जाती थी और उतनी सफाई से काम नहीं कर पाती थी। घर का सारा काम खत्म कर लेने के बाद भी रीना उन्हें ताने देती रहती थी कि मम्मी जी, आपसे घर का एक भी काम सही से नहीं होता। कमला जी कड़वे घूंट से पी कर रह जाती थी। कमला जी की भी उम्र हो गई थी और बुढ़ापे का शरीर था। अब काम करने की वजह से उनके हाथ पैरों में दर्द रहने लगा था, लेकिन बेटे बहू में से किसी को भी कमला जी की थोड़ी भी परवाह नहीं थी। रीना तो उन्हें 2 वक्त की रोटी भी सही तरीके से खाने को नहीं देती थी। अनिल और रीना दोनों अपनी ही दुनिया में व्यस्त रहते थे। घर में कमला जी के होने ना होने से उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। कमला जी घर में पड़े पुराने सामान की तरह थी, जिसकी कोई कदर नहीं थी। दोनों अपने बच्चों की हर एक इच्छा को पूरी करते थे, पर कमला जी की दवाई तक के लिए बेटे के पास पैसे नहीं थे। कमला जी दवाई उसे फिजूल खर्ची लगती थी। कमला जी का चश्मा टूट गया था। वो महीनों से टूटे चश्मे से काम चला रही थी, पर अनिल ने नया चश्मा बनवाकर नहीं दिया। उनकी साड़ियाँ पुरानी हो गई थी, चप्पलें भी घिस गई थी। वो इन सब खर्चों के लिए पूरी तरह से बेटे बहू पर निर्भर थी, क्योंकि पति की कोई पेंशन नहीं मिलती थी। इसी बीच कमला जी की छोटी बहन ने घर में पूजा रखवाई और उन्हें आने का न्योता दिया। उनका भी बहुत मन था, क्योंकि घर में उन्हें घुटन महसूस होती थी। फोन पर वो जब भी किसी से बात करती थी तो रीना भी सामने खड़ी रहती थी और वो ज़्यादा देर तक बात नहीं कर पाती थी। बेटी के फोन आने पर भी वो कुछ नहीं बोलती थी। अपनी बेटी से मिले हुए भी उन्हें 3 साल हो गए थे। अब जब बहन ने बुलाया तो वो खुश हो गई, क्योंकि उनकी भी अपनी बहन से मिलने का बड़ा मन था। अनिल ट्रेन के टिकट बनवा रहा था, तभी रीना आ गई। अरे, एसी में टिकट बनवाने की क्या जरूरत है, स्लीपर में चली जाएंगी। पूजा में ही तो जाना है, बेकार ही खर्चा क्यों करना। अनिल ने भी स्लीपर में टिकट बनवा दिया। कमला जी जब ट्रेन में बैठी तो उन्होंने चैन की सांस ली, वरना कितने महीनों से वो जेल की जिंदगी जी रही थी। ट्रेन से उतरी कि उनकी बहन का बेटा उन्हें लेने आ गया। इतना सम्मान पाकर वो बहुत खुश हुई। पूजा का घर था और रौनक भी थी। वहां जाकर सबसे मिली। जब छोटी बहन ने उन्हें गले लगाया तो वो फूट फूट कर रोने लगी, जैसे आज दिल का सारा गुब्बार ही निकल जाना था। शाम को घर में छोटी सी पूजा थी। पंडित जी ने पाठ कराया और सबने प्रसाद ग्रहण किया। थोड़ी देर बाद उनकी नजरें ऊपर उठी तो देखा सामने उनकी बेटी खड़ी थी। अपनी बेटी को सामने पाकर वो रोने लगी और उसे कसकर गले लगा लिया। मम्मी, अब आप मत रोइए, मैं आ गई हूँ और अब आपको मेरे साथ विदेश चलना ही होगा। मैं आपको यहाँ छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। आप मुझसे जब भी बात करती थी तो पता लग जाता था कि आप खुश नहीं हो। मेरे लिए आपका खुश रहना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैं आपको लेने आई हूँ। बेटी की बात सुनकर कमला जी बोली, लेकिन ऐसे कैसे? अचानक तू यहाँ आ गई? अच्छा, तुझे भी मौसी ने बुलाया होगा। नहीं, मैंने मौसी को
कहा था कि आप पूजा रखवाएं ताकि मम्मी यहाँ आ सके। मैंने आपका टिकट बनवा लिया है और अब आपको मेरे साथ में चलना है। मुझे सब पता है कि भैया भाभी आपके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। मैंने आस पड़ोस से मालूम किया है। क्या तू घर के आस पड़ोस में जाकर आ गई और घर नहीं आई? अनिल और रीना से मिल तो लेती। नहीं मम्मी, मैं उन दोनों को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी और मैं उन दोनों से मिलना भी नहीं चाहती हूँ जिन्होंने मेरी मम्मी को इतनी तकलीफ़ दी। मैं उनका चेहरा भी देखना नहीं चाहती हूँ। तभी कमला जी ने पूछा, तू मुझे घर से भी लेकर जा सकती थी, यहाँ मौसी के यहाँ बुलाने की क्या ज़रूरत थी? मम्मी, यहाँ मौसी की समाज में अच्छी जान पहचान है और इनके जेठ जी का बेटा वकील है। मैंने उनसे सारी बात कर ली है। भले ही पापा कुछ नहीं छोड़कर गए हों, पर वो ये मकान तो छोड़कर गए हैं जहाँ पर आप रह रहे हो, और ये घर तो आपके नाम पर ही है। आप घर की मालकिन हो, फिर भी आपके साथ गलत व्यवहार हो रहा है। हाँ, अब मुझे बेटे बहू के साथ नहीं रहना है। मैं उनके अत्याचार और उपेक्षा अब नहीं सह सकती हूँ, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? कमला जी ने बोला, आप उन्हें घर खाली करने का नोटिस भेज सकती हैं, तभी दोनों की अकल ठिकाने आएगी। अनीता ने बोला। कमला जी ने नोटिस पर साइन कर दिए और उन्हें घर खाली करने का नोटिस भेज दिया। नोटिस पाकर अनिल और रीना के पैरों से जमीन सरक गई। ये देखो, तुम्हारी मम्मी पूजा में अपना भला करने गई हैं, चाहे बेटे बहू सड़क पर ही क्यों ना आ जाए। अब हम सामान और बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे? अच्छे भले हम यहाँ पर रह रहे थे। रीना बरस पड़ी। अपनी मम्मी का ये रूप देखकर अनिल को हैरानी हुई और पछतावा भी। मम्मी ने कुछ गलत नहीं किया, हम ही उनके साथ गलत व्यवहार कर रहे थे। जब हमने गलत कर्म किए तो हम अच्छे की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? रीना, हमें ये घर खाली करना ही होगा। जब हमने मम्मी की जिम्मेदारी ढंग से नहीं निभाई तो हमारा उनकी जायदाद पर भी कोई हक नहीं बनता है। हमें यहाँ से जाना होगा। मम्मी को हमने कितना दुख दिया है, उनका कितना दिल दुखाया है, उन्होंने तभी ये कदम उठाया होगा। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। कमला जी का फैसला आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।